जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की। आखिर हिस्ट्री से किस तरह नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं को हम पास कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, उसमें भी हम इतिहास में कैसे स्कोर को अच्छे कर सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास का सिलेबस बड़ा होता है। इतिहास के 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। जो अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। जब एंशियंट की बात करते हैं, आज मैं एंशियंट की बात करूंगा क्योंकि अधिकतर बच्चे जो नेट जेआरएफ के सब एग्जाम इतिहास से देते हैं या टीजीटी पीजीटी का पेपर इतिहास से देते हैं, उन्हें प्राय एंशियंट से सवाल नहीं बनता है या एंशियंट के सवाल में बहुत दिक्कतें होती है। इसका कारण क्या होता है, इसके जड़ में जाएंगे और इसी की चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, सबसे पहले तो जो हम मेडाइवल और मॉडर्न पढ़ते हैं ना, इसमें सिर्फ हम लिटरेरी सोर्स को देखते हैं, साहित्यिक साक्ष्य को अधिकतर देखते हैं। जबकि एंशियंट में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स प्लस लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक सोर्स, दोनों पर ध्यान रखना पड़ता है। और चूंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको समझने में बहुत सारी समस्या भी आते हैं और हम इतिहास को बारीकी अंतर करके नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए इतिहास में प्रायः हमसे गलतियां हो जाती हैं। मैं खुद इतिहास में जेआरएफ किया हूँ, इतिहास से एमए भी किया हूँ, तो इन चीजों को हमने बड़ी बारीकी से देखा है कि हम पढ़ते कैसे हैं, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं। अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल से, तो हम सिंपल पढ़ते क्या है कि पूरा पाषाण काल के 2-3 साइट पढ़ लेते हैं। चाहे वो सोहन घाटी हो, चाहे मच्छुताबी चिंतामणि गावी पहाड़ी हो, चाहे अन्य चीज हो, मैहर हो, दमदमा हो, ऐसे को हम पढ़ लेते हैं, भीमबेटका को पढ़ लेते हैं। लेकिन बारीकी अगर आप इतिहास से जेआरएफ करना चाहते हैं, इतिहास से पीजीटी करना चाहते हैं, तो आपको बारीकी अंतर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पैलियोलिथिक की बात करूं, पूरा पाषाण काल की बात करूं, तो पूरा पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। जब लोअर पैलियोलिथिक की बात करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक को हिंदी में निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए, यहां से पाषाण काल से कम 1 से 2 सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन यहां से प्राय सवाल इसलिए नहीं बनते हैं कि हम जो पढ़ते हैं ओवरलैप कर देते हैं, बारीकी अंतर करके नहीं पढ़ते। जैसे मैं आपसे कहूं कि लोअर पैलियोलिथिक है या पूरा पाषाण काल है, तो अब लोअर पैलियोलिथिक में कितने साइट आते हैं, कितने साक्ष्य में मिले हैं। अतिरम पक्कम हो, चाहे भीमबेटका हो, या मतलब कौन कौन साक्ष्य लोअर पैलियोलिथिक के हैं, कौन कौन साक्ष्य मिडिल पैलियोलिथिक के हैं और कौन कौन साइट जो है अपर पैलियोलिथिक के हैं, मतलब उच्च पूरा पाषाण काल का है। इसको बारीक अंतर करके पढ़िए। इसी तरह पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल का थे, जिसे इंग्लिश में मेसोलिथिक कल्चर कहते हैं। मेसोलिथिक कल्चर के कितने साइट से है, कितने जगह से मेसोलिथिक कल्चर के प्रमाण मिले हैं, उनको बारीकी से नोट्स बनाइए और उनको अलग करके पढ़िए, फिर कभी गलती नहीं करेगा। इसी तरह आप न्यूलिथिक कल्चर कहते हैं, जहां नवपाषाण काल की शुरुआत होती है, जहां एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है भारत में भी और वर्ल्ड लेवल में भी। तो उस न्यूलिथिक काल को भी आपको बारीक अंतर करके पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो मेहरगढ़ हो, चाहे बुर्जहोम हो, चाहे अदर साइट जितने भी आधुनिक काल के हैं, सॉरी न्यूलिथिक काल के हैं, उसको अंतर। दूसरी बात, काल विभाजन को लेकर बड़ी दिक्कतें होती है कि काल विभाजन में बोरी को साक्ष्य माने, क्योंकि बोरी जो है महाराष्ट्र में है, एक प्रमाण मिला जो 14 लाख पुराना साक्ष्य देता है, क्या उसको प्रमाण माने या किसको प्रमाण माने। तो यहां दिक्कतें होती है। तो अगर पूरा पाषाण काल से 2 सवाल दोस्तों पूछा जाता है, अगर पूरा पाषाण काल को आप बांट करके पढ़ोगे, उसके
काल के हिसाब से, उनके साइट्स के हिसाब से, चूंकि यह पैलियोलिथिक काल है, पाषाण युग है, मतलब यहाँ केवल और केवल पत्थर का यूज होता था। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि कितने प्रकार के पत्थर का यूज होता था, चाहे वो हैंडेक्स हो, क्लीवर हो, चौपर हो, डिस्क्वायर कोट हो, कितने तरह के चौपर का यूज होता था, उसको भी बारीक अंतर करके पढ़िए। फिर आपको पूरा पाषाण काल से कभी सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा। इसी तरह से पूरा पाषाण जब न्यूलिथिक काल खत्म होता है, उसके बाद ताम्रपाषाणिक संस्कृति आती है दोस्तों, जिसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कैलकोलिथिक फेज कहते हैं। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति को 3 भागों में बांट कर पढ़िएगा। आज 2 की ही मैं चर्चा करूंगा आपसे, कि जो पूरा पाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। लोग तांबा से परिचित होते हैं, लोग कॉपर से परिचित होते हैं। इन ताम्रपाषाणिक संस्कृति को भी 3 भाग में बांटते हैं। जैसे आपने देखा कि पैलियोलिथिक काल को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं, उसी तरह ताम्रपाषाणिक कल्चर को भी 3 भागों में बांटते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति 1, ताम्रपाषाणिक संस्कृति 2, ताम्रपाषाणिक संस्कृति 3। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्री हड़प्पा, हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। जो प्री हड़प्पा को आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, हड़प्पा सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन को आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, और पोस्ट हड़प्पा को आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जो 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, ताम्रपाषाणिक संस्कृति में ही आपको इंडस कल्चर भी आता है, हड़प्पा सभ्यता भी आता है, जिसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ये सब सभ्यता को एक के बाद एक पकड़ बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतिहास को आप शुरू कर रहे हैं तो एक सीरीज वाइज पढ़िए, और सीरीज वाइज पढ़ेंगे तभी आप जेआरएफ भी कर सकते हैं, हिस्ट्री से पीजीटी भी निकाल सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। लेकिन एक बार इतिहास को आपको बारीक अंतर के साथ पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप बारीक अंतर के साथ नहीं पढ़ेंगे, इतिहास के सवाल जो है नहीं बनते हैं। इसी तरह से जब चैल्कोलिथिक फेज खत्म होगा तो फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता आता है। अब वैदिक सभ्यता के भी 2 पार्ट है, ऋग्वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति को ओनली वेद के द्वारा जानते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब आ जाता है। तो उनके समाज को, उनकी व्यवस्था को, दूसरी बात इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, क्या समानता है, इन सब को बारीकी अंतर के साथ पढ़िए। उसके बाद आपको महाजनपद काल आता है, फिर मौर्य काल आता है, फिर गुप्त काल आता है, फिर गुप्तोत्तर काल आता है। ये सब एरिया जो है प्राचीन भारत एंशिएंट फेज में आता है। अगर आप इतिहास से हो तो जब तक आप बारीक अंतर करके नहीं पढ़ोगे, ट्विस्ट करके नहीं पढ़ोगे, एक एक चीजों का डायग्राम नहीं बना के पढ़ोगे, तब तक सवाल क्या होता है, मिस हो जाता है। हम क्या करते हैं कि अगर इतिहास पढ़ना है तो 10 ईयर ले लिए, रट ली, लेकिन हम इतिहास को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। या किसी ने बोला लुसेंट पढ़ लो, हम लुसेंट पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। लुसेंट कभी याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूलते हैं। मेरा कहना है कि उसको बारीकी अंडरस्टैंडिंग के साथ इतिहास दोस्तों प्योर साइंस है, प्योर साइंस है। साइंस की तरह इतिहास को आप पढ़ोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। एक आईटीएन बच्चा जो इतिहास से कभी दर्शन नहीं होता है, लेकिन आईएएस में इतिहास सब्जेक्ट ऑप्शनल रख के इतिहास में अच्छे स्कोर लेके आईएएस बन जाता है, क्योंकि वो इतिहास को साइंटिफिक वे में पढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतिहास से हो तो साइंटिफिक वे में पढ़ो। और जैसा कि जानते हैं, पहली बार फिर से 1 साल बाद मैं इतिहास का भी बैच शुरू करने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे इतिहास से हैं, इतिहास से देना चाहते हैं, वो क्लास लेकर देखो। आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, आपके पढ़ने के शैली में ना परिवर्तन आए, आपके स्ट्रेटजी में ना परिवर्तन आए, तो हमसे कभी मत जुड़ना। दूसरी बात, मैं एक साहित्य पढ़ाता हूं, साहित्य में भी लिखित गारंटी देता हूं,
और इतिहास में भी लिखित गारंटी देता हूँ कि अगर आप क्लास से जुड़ते हैं तो आपका लिखित रूप में रिजल्ट होगा, लेकिन पेशेंस के साथ एक बार इतिहास को पढ़ना होगा, उसे महसूस करना होगा, उसे समझना होगा, फिर इतिहास के एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास के और सेक्शन को किस तरह पढ़ा जाए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।